तो इस साइड यहां मेरे पास है एक इलेक्ट्रिक बल्ब और इसके दूसरी साइड यह है एक स्विच बोर्ड। अब अगर मैं इस बल्ब के वायर्स को लेकर इस स्विच बोर्ड के अंदर कनेक्ट कर दूं और फिर अगर मैं यहां से स्विच को ऑन करूं तो हम ये नोटिस करेंगे कि बल्ब ग्लो हो जाता है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर ये तो हम पहले से ही जानते हैं, इसमें नया क्या है? तो नया ये है कि इस बार इस पूरे प्रोसेस को हम फिजिक्स के टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्टिंग में यहां मेरे पास केवल एक नॉर्मल सा इलेक्ट्रिक वायर था। अच्छा, इतना तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी वायर मेटल का ही बना होता है, जैसे कि ये वायर कॉपर मेटल का बना है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेटल्स के पास प्रेजेंट होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका यह मतलब है कि इस वायर के पास भी फ्री चार्जेस पहले से ही प्रेजेंट थे। और ये चार्जेस किस फॉर्म में प्रेजेंट थे? तो ये वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में प्रेजेंट थे। लेकिन केवल वायर के अंदर चार्ज हो जाने से ये बल्ब ग्लो तो नहीं करता। यानी कि हमें कुछ ऐसा चाहिए इस वायर के अंदर जो कि इन चार्जेस को पुश करे और इन चार्जेस को मूव करवाने का काम करे। तो इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में ये काम करता है पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को आप इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया का फोर्स भी कह सकते हो, क्योंकि ये चार्जेस को मूव करवाने का काम करता है, चार्जेस को पुश करता है वायर के अंदर। तो इसके लिए हमने वायर्स को कनेक्ट किया इस इलेक्ट्रिक सॉकेट से। तो जैसे ही हमने वायर्स को कनेक्ट किया इस सॉकेट से, तो इन दोनों वायर्स के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज सेटअप हो गया 220 वोल्ट्स का। तो अब इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण वायर के अंदर जो चार्जेस पहले से ही प्रेजेंट हैं, अब वो चार्जेस मूव करने लगेंगे। ये चार्जेस मूव करने लगे, ये चार्जेस किसी डायरेक्शन में, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने लगे। और जैसे ही वायर के अंदर चार्जेस मूव करने लगते हैं, तो हम कह सकते हैं कि अब वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सेट हो चुका है। यानी कि अब वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। और ये इलेक्ट्रिक करंट, वायर के अंदर का इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होकर बल्ब तक पहुंचेगा, तो अब ये बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देगी। यानी कि अब बल्ब ग्लो होने लगा। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखे जिस कारण से ये बल्ब ग्लो कर रहा है। पहला तो था इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में प्रेजेंट था। जब ये चार्जेस मूव होने लगे तो उसे हम लोगों ने नाम दे दिया इलेक्ट्रिक करंट। और इन चार्जेस को मूव करवाने का काम किसने किया? तो पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज ने। अच्छा, अगर इस पूरे प्रोसेस को हमें शॉर्ट में बताना हो, केवल एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो, तो हम इसे सिंपली ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण ये बल्ब ग्लो होने लगा। बहुत ही सिंपल बात है कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण ये बल्ब ग्लो होने लगा। तो आप यहां से ये अंदाजा लगाओ कि केवल एक वर्ड इलेक्ट्रिसिटी कह देने से उसके अंदर वोल्टेज, चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट और भी बहुत सारी चीजों का डिस्कशन हो जाता है। यानी कि एक सिंगल वर्ड इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर बहुत सारे मीनिंग को छुपाए बैठा है। तो चलिए हम इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ ब्रॉड टर्म। ब्रॉड टर्म का क्या मतलब होता है? एक ऐसा शब्द जिसके अंदर कई मीनिंग छिपे होते हैं। दैट इंक्लूड्स ऑल फिनोमेना रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम जो कुछ भी डिस्कशन करेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट होगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में जितना डिस्कशन होगा वो भी इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सेट्रा, जितनी भी चीजें जिनके अंदर इलेक्ट्रिक वर्ड आ रहा है, अगर हम उसका डिस्कशन करते हैं तो वो सभी इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट है। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में डिस्कशन करो या इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सभी का मतलब होता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी की ही पढ़ाई कर रहे हो। तो एक काफी बड़ा टर्म होता है इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर ये सारे मीनिंग्स छिपे होते हैं। अच्छा, लगे हाथ हम इलेक्ट्रिक करंट भी समझ लेते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट सेम लग सकता है। इलेक्ट्रिक करंट टोटली डिफरेंट है। इलेक्ट्रिक करंट सिंपली क्या होता है कि जब वायर के अंदर चार्जेस मूव होने लगे तो इस मूवमेंट को कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। चार्जेस मूव करने लगे तो इस मूवमेंट को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर। जबकि इलेक्ट्रिसिटी टोटली डिफरेंट है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये सभी छिपे होते हैं, इन सभी का डिस्कशन छिपा होता है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक बल्ब को ग्लो करवाने के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट ये सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम एक एक करके इन सभी चीजों का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, और उसके बाद हमारा डिस्कशन होगा पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज के बारे में।
तो इलेक्ट्रिक चार्जेस को समझने के लिए हमें एटम के बारे में बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अच्छा, ये बातें आपको ऑलरेडी पहले से भी पता होंगी, तो हम जस्ट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एटम के बीचों बीच लोकेटेड होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती हैं दो चीजें, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं, जीरो चार्ज हम कह सकते हैं, वो न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं, जबकि प्रोटॉन्स के ऊपर प्रेजेंट होता है पॉजिटिव चार्ज। ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये एटम का स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी पता होगा। अब हम अगर डिस्कस करें, एटम्स आर न्यूट्रल। एटम्स न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल होने का क्या मतलब है कि एटम के ऊपर होता है जीरो चार्ज, एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। बिकॉज इसका रीजन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सपोज कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसके अंदर 10 प्रोटॉन्स भी होंगे। तो नेगेटिव चार्ज 10, पॉजिटिव चार्ज भी 10, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आता, एटम के ऊपर जीरो चार्ज रहता है। इस वजह से एटम्स न्यूट्रल कहलाते हैं। बट हम ये भी जानते हैं कि एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी कर सकते हैं और लूज भी कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड बनाते समय एटम्स इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को लॉस भी कर सकते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन जब एटम इलेक्ट्रॉन को गेन और लॉस करेंगे तब एटम के ऊपर कुछ डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि उसके ऊपर जीरो चार्ज नहीं रहेगा। अब हम इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो केस नंबर 1, जब एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कि हमारे पास क्लोरीन एटम है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, यानी कि इसके अंदर प्रेजेंट होंगे 17 प्रोटॉन्स, पॉजिटिव चार्ज 17। और चूंकि ये न्यूट्रल एटम है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी 17 होंगे, तो प्लस 17 और माइनस 17 का चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। क्लोरीन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, जीरो चार्ज हो जाएगा। बट क्लोरीन क्या करता है, हमें पता है कि क्लोरीन खुद को स्टेबल बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वो एक्सेप्ट करता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन जिसके पास पहले 17 प्रोटॉन्स एंड 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और गेन करके उसने बना लिया Cl माइनस आयन। ओके, और इस Cl माइनस आयन के अंदर प्रोटॉन्स तो अभी भी 17 रहेंगे क्योंकि प्रोटॉन्स तो चेंज हुआ नहीं। बट क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा गेन कर लिया, यानी कि पहले उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो अब 17 में 1 ऐड हो गया, तो अब उसके पास हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स टोटल। बट अब अगर हम कैलकुलेशन देखें तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18 जबकि प्रोटॉन्स अभी 17 है। तो अगर आप देखोगे तो इस पर -1 का चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज है 18 और पॉजिटिव चार्ज है +17। अगर हम सिंपली इसे ऐड कर दें तो यहां हमें पता चल रहा है कि क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज आएगा, जो कि यहां पर मैंने शो भी किया है। ओके, तो इस सिनेरियो में हुआ ये कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जब भी ऐसा सिनेरियो होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा होगा प्रोटॉन्स के नंबर से, उस समय हमें कैसा चार्ज देखने को मिलेगा, वी विल सी नेगेटिव चार्ज ऑन दैट स्पीसीज। वो आयन हो सकता है, एटम हो सकता है, कुछ भी, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और नेगेटिव चार्ज क्यों आया, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा है। तो ये था केस नंबर 1। ओके, सेकेंड केस में हम डिस्कस कर लेते हैं इफ एटम लूज इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। तो सपोज सोडियम एटम के पास 11 प्रोटॉन्स होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 11, तो 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके ऊपर अभी टोटल चार्ज कितना, 0। प्लस एंड माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट चार्ज सोडियम एटम पर अभी 0 है। बट हम ये भी जानते हैं कि सोडियम खुद को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। तो सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो उसके पास क्या सिनेरियो होगी, हम डिस्कस करते हैं। पहले इसके पास था 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि टोटल 0 चार्ज। ओके, लेकिन जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो 11 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, अब इसके पास केवल 10 इलेक्ट्रॉन्स ही बचे। लेकिन प्रोटॉन्स में तो कोई चेंज नहीं आया, प्रोटॉन्स अभी भी 11 का 11 ही रह गया। तो अगर हम यहां पर चार्ज कैलकुलेट करें तो हमारे पास पॉजिटिव है +11 और नेगेटिव में -10 चार्ज। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर +1 का चार्ज हमें दिख रहा है, यानी कि सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके बाहर निकल गया, तो इसके ऊपर +1 का चार्ज हमें देखने को मिलेगा, और वही मैंने यहां पर शो किया है +1। ठीक है, तो सोडियम के ऊपर ये +1 चार्ज क्यों आया,
बिकॉज सोडियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। प्रोटॉन्स तो अभी भी अनचेंज्ड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स एक कम हो चुका है। तो इस सिनेरियो में हो रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहां पर अगर आप देखो तो प्रोटॉन्स 11 जबकि इलेक्ट्रॉन्स केवल 10, तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए 10, प्रोटॉन्स 11 ज्यादा है, तो यहां पर कैसा चार्ज हमें देखने को मिला? पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों सिनेरियो को आप समझिए। पहले केस में जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा थे नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो हमें नेगेटिव चार्ज देखने को मिला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज यहां पर ज्यादा है। अगले सिनेरियो में जब एटम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स का चार्ज ज्यादा हो गया और प्रोटॉन्स के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो पूरे एटम के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो इन दोनों केसेस के अंदर हमने ये देखा कि अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करे या फिर इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, दोनों ही केसेस में चार्ज आते हैं। जब एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज, और जब एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से हम कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकते हैं कि चार्ज नेगेटिव हो या फिर चार्ज पॉजिटिव हो, ये चार्जेस आते हैं इलेक्ट्रॉन के ही गेन और लॉस से। यहां पर प्रोटॉन्स मूव नहीं करते एटम के अंदर, कहीं भी हमने ये नहीं देखा कि प्रोटॉन्स गेन हो रहे थे या प्रोटॉन्स लॉस हो रहे थे। नेगेटिव चार्ज आया तो भी इलेक्ट्रॉन ही मूव किया, और पॉजिटिव चार्ज आया तो भी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है। ठीक है, कई बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स के मूवमेंट के कारण आता है, तो इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा कि एटम के अंदर प्रोटॉन्स मूव नहीं करते, और ये तो ऑब्वियस है। एटम के अंदर प्रोटॉन्स उसके न्यूक्लियस में होते हैं, और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस से तो बाहर निकलकर मूव करेंगे नहीं, तो जो भी मूवमेंट होता है एटम के अंदर, वो मूवमेंट होता है केवल इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर आते हैं। अगर एटम ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, अगर इलेक्ट्रॉन आया तो नेगेटिव चार्ज, और अगर एटम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। चलिए इस बात को मैं आपके लिए लिख भी देता हूं बोर्ड पर। आइए इस स्टेटमेंट को मैं आपको पढ़कर समझा देता हूं। वी कैन क्लियरली सी फ्रॉम द अबव टू केसेस, यानी कि इन दोनों केसेस से हमने ये देखा दैट चार्ज appears on an atom only due to gain और loss of electrons। तो ये वही बात है कि किसी भी एटम पर चार्ज केवल और केवल एटम के इलेक्ट्रॉन के गेन और लॉस से ही आता है। दैट इज प्रोटॉन्स डू नॉट मूव और गेट ट्रांसफर्ड बिटवीन एटम्स। तो वही सेम बात है कि किसी भी एटम के ऊपर अगर चार्ज आ रहा है तो वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स के गेन और लॉस से आ रहा है, यानी कि प्रोटॉन्स मूव नहीं होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से ही पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों टाइप के चार्जेस बनते हैं किसी भी एटम या फिर किसी अदर स्पीसी के ऊपर। ओके, अगर हम चाहें तो इन दोनों केसेस का यूज करके हम इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन भी बना सकते हैं। एक आसान सा डेफिनेशन, क्या बन सकता है ये डेफिनेशन? इलेक्ट्रिक चार्ज अराइजेस, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज बनता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज मोर और लेस इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। यानी कि सिंपल सा मतलब ये कि किसी भी बॉडी पर इलेक्ट्रिक चार्ज तब अराइज होगा, तब बनेगा जब उस ऑब्जेक्ट के पास मोर इलेक्ट्रॉन्स हो देन प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाए प्रोटॉन से। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाए प्रोटॉन से तो उस समय बॉडी पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए प्रोटॉन से तो नेगेटिव चार्ज आएगा, या फिर जब इलेक्ट्रॉन्स लेस हो जाएं प्रोटॉन से तो उस समय हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स लेस हो जाएंगे प्रोटॉन से तो उस समय बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि सिंपली इलेक्ट्रॉन के गेन और लॉस से बॉडी के ऊपर चार्ज आता है। ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज का एक सिंपल डेफिनेशन बन सकता है। ओके, तो अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए हम पहले रीड करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। सर ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होता है? तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। क्लास 9th में आपने मैटर का डेफिनेशन पढ़ा। मैटर का डेफिनेशन ये था, एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस और वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। यानी कि जब भी ये वर्ड आप सुनते हो मैटर,
तो आपके माइंड में ऑलरेडी दो चीजें आ जाती हैं, मास प्लस वॉल्यूम। यानी कि अगर किसी चीज को हम मैटर कहें तो उसके पास मास प्रेजेंट होना ही चाहिए, साथ ही साथ उसके पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होना चाहिए, तभी वो मैटर कहलाएगा। ठीक इसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का ही। यानी कि आज के बाद आप जब भी किसी चीज को मैटर बुलाओ, वो एक मार्कर ही क्यों ना हो, तो उसके पास एक और प्रॉपर्टी आप ऐड कर लेना कि उसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज भी प्रेजेंट होगा। किसी भी चीज को अगर आप मैटर कहते हो तो उसके पास मास एंड वॉल्यूम तो पहले से ही प्रेजेंट थे, ये तो आपको ऑलरेडी पता था। आज से डेफिनेशन में आप एक और चीज ऐड कर लेना कि उसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज भी प्रेजेंट होगा। तो ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, एक बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है जो कि सभी मैटर के पास होता है। ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अदर ऑब्जेक्ट्स या फिर अदर मैटर। तो मैटर का एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसके कारण वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपेल भी कर सकता है, यानी कि दूर भेज सकता है, ये प्रॉपर्टी कहलाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के मैंने आपको दो डेफिनेशंस दे दिए, जो भी आपको आसान लगे आप उसे याद रख सकते हो। फिलहाल ये बेसिक डेफिनेशंस हैं जो कि क्लास 10th के लिए ही अप्रोप्रिएट है। आगे हम रीड करते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ये किसको नहीं पता था, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम। सिंबल, इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखो। हमारे एनसीईआरटी में इसे कैपिटल लेटर क्यू से डिनोट किया गया है, ठीक है। स्मॉल लेटर क्यू से भी इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट किया जाता है। ऐसा यूनिट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, ठीक है, जिसे हम कैपिटल लेटर सी से डिनोट करते हैं। ओके, सो ऐसा यूनिट इज कूलम। जब भी आप कहीं पर बोर्ड पर स्टार मार्क देखो रेड कलर का, तो आप समझ जाना कि वो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, वो आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। आप बस उसे अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, आप उसे याद रखना चाहो ना रखना चाहो ये आपकी मर्जी है। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर रेड स्टार लगाकर आपको बता दिया। सो इलेक्ट्रिक चार्ज के कुछ अदर यूनिट्स भी होते हैं, जैसे कि स्टैट कूलम, ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो ये भी चार्जेस के कुछ अदर यूनिट्स हैं, अगर आप चाहो तो इन्हें भी याद रख सकते हो, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। चलिए अब हम रीड करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पहला प्रॉपर्टी है बहुत ही बेसिक सा प्रॉपर्टी जो कि सभी को पता होगा आई होप। लाइक यानी कि सिमिलर चार्जेस, सेम टाइप के चार्जेस रिपेल ईच अदर, रिपेल का मतलब होता है एक दूसरे को दूर भेजेंगे। वाइल अनलाइक, अनलाइक का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो लाइक चार्जेस यानी कि सिमिलर चार्जेस, सेम टाइप के चार्जेस, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि एक दूसरे से दूर जाएंगे। नेगेटिव नेगेटिव भी सेम टाइप के हैं, लाइक चार्जेस इन्हें कहा जाएगा, तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि एक दूसरे से दूर जाएंगे। जबकि ऑपोजिट चार्जेस या फिर जिन्हें अनलाइक चार्जेस भी कहा जाता है, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो यहां पर अट्रैक्शन होगा। तो ये बहुत ही बेसिक सी बात थी। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब क्वांटाइज्ड का मतलब हम यहां पर डिटेल में समझेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि मिनिमम चार्ज विच कैन एग्जिस्ट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी भी बॉडी पर जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू का चार्ज पॉसिबल है, जो सबसे कम वैल्यू का चार्ज पॉसिबल है, वो हमेशा इक्वल होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के। यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्मॉलेस्ट चार्ज किसी भी बॉडी पर पॉसिबल नहीं है। अच्छा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता कितना है, तो ये वैल्यू सभी को याद होना चाहिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मैंने यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लगाया क्योंकि हम केवल मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पर इतने वैल्यू का नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर इतना ही वैल्यू का पॉजिटिव चार्ज होता है, ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं। तो यहां पर केवल मैंने मैग्नीट्यूड लिख रखा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए आप नेगेटिव पॉजिटिव खुद से समझ सकते हो। ओके, तो इससे स्मॉलेस्ट वैल्यू का चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है, यही सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व्ड होता है, आपने चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में ये बात पढ़ा था दैट मास इज कंजर्व्ड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ठीक इसी तरीके से हमारे पास है इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, यानी कि ये मतलब है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को भी ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ओके, नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं।
इलेक्ट्रिक चार्ज को क्रिएट तो नहीं किया जा सकता, उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, बट एक बॉडी से इलेक्ट्रिक चार्ज को दूसरे बॉडी में ट्रांसफर जरूर किया जा सकता है। इसी को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव। एडिटिव समझना बहुत ही सिंपल है। इसका ये मतलब होता है कि टोटल चार्ज इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस। इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज कि कोई बॉडी है जिसके ऊपर ये चार्जेस प्रेजेंट है, +3, -2, -1 एंड +4। सपोज कि ये 4 चार्जेस किसी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है, और अगर हमें उस बॉडी पर टोटल चार्ज फाइंड करना है तो हमें सिंपली इन सभी चार्जेस को ऐड कर देना है विथ देयर प्रॉपर साइन। एल्जेब्रिक सम है तो हम साइन का ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखते हुए हमें सिंपली इसे ऐड कर देना है। तो अगर आप यहां पर देखो तो पॉजिटिव चार्ज है 3 एंड 4 +7, और नेगेटिव चार्ज है -2 -1 यानी कि -3, और इन्हें भी अगर हम ऐड करें तो यहाँ पर नेट चार्ज या फिर टोटल चार्ज आ जाएगा +4 का। तो उस बॉडी पर टोटल चार्ज +4 का है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी समझना बहुत ही आसान था। बट प्रॉपर्टी नंबर 3 एंड 4 आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने यहां पर स्टार मार्क लगा रखा है। ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसे कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के टाइम में इंडिया में स्मॉलेस्ट वैल्यू का करेंसी क्या है, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा 1 रुपी। 1 रुपी से स्मॉलेस्ट फिजिकल करेंसी आज के समय इंडिया में एक्सेप्टेड नहीं है। 50 पैसे पहले चलते थे, बट अब वो करंट में नहीं चलता। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट करेंसी जो कि फिजिकली हम किसी को दे सकते हैं, यहां पर मैं डिजिटल पेमेंट की बात नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो है 1 रुपया। आप 1 रुपए से कम वैल्यू का अमाउंट किसी को नहीं दे सकते। ठीक है, इतना हम सभी जानते हैं। बट अगर किसी के पास सपोज 10 रुपीज है, किसी पर्सन के पास 10 रुपये पहले से हैं, तो क्या इस 10 रुपये को हम इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि उस पर्सन के पास 1 रुपये के 10 कॉइन्स होंगे। 1 रुपए का 10 सिक्का होगा तो उसके पास ऑलरेडी 10 रुपीज ही हुआ। बट इसी बात को समझने का हमने तरीका चेंज कर दिया। सपोज किसी पर्सन के पास अगर 100 रुपये पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं, उसके पास 100 रुपये हैं, तो क्या इस चीज को हम ऐसे देख लें कि उस पर्सन के पास 1 रुपए के 100 सिक्के होंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है, 1 रुपए के अगर 100 सिक्के हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि उसके पास 100 रुपीज हैं। बस हमने इसे समझने का तरीका चेंज किया है, क्योंकि ये हमारे टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के पास 1000 रुपए हैं तो हम उसे ऐसे कह सकते हैं कि उस पर्सन के पास, उस इंडिविजुअल के पास 1 रुपए के 1000 सिक्के होंगे। हाँ, कुछ चालाक लोगों के मन में आएगा कि नहीं सर 500 के 2-2 नोट हैं, तो ये केवल हम समझने के लिए कर रहे हैं, इतना एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ऐसे भी हम इमेजिन कर सकते हैं कि अगर किसी के पास 1000 रुपए हैं तो उसके पास 1 रुपए के 1000 सिक्के होंगे। यानी कि घूम फिर कर यही बात है कि अगर जो स्मॉलेस्ट वैल्यू का अमाउंट है यहाँ पर 1 रुपया, उसी का मल्टीपल उसके किसी भी पर्सन के पास इंडिया में एग्जिस्ट करेगा। अगर किसी के पास करोड़ों रुपए हैं तो हम इमेजिन कर सकते हैं इस तरीके से कि उसके पास 1 रुपए के करोड़ों कॉइन्स होंगे। तो इस तरीके से इमेजिन किया जा सकता है इंडिया में किसी भी अमाउंट को। ठीक इसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक चार्ज के दुनिया में अगर इसी प्रिंसिपल को उठाकर चलें, इसी एग्जांपल को अगर हम यहां पर क्वांटाइजेशन में समझें, तो क्वांटाइजेशन सिंपली ये कहता है कि किसी भी बॉडी पर अगर जो चार्ज होगा वो चार्ज हमेशा मल्टीपल में होगा, और मल्टीपल में किसके होगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होगा, जो कि मैंने यहां पर लिख रखा है। क्योंकि स्मॉलेस्ट चार्ज किसी भी बॉडी पर क्या था? 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल। तो ये स्मॉलेस्ट चार्ज है। इससे ज्यादा चार्ज अगर किसी के पास है तो वो इसका मल्टीपल होगा, 2 टाइम्स, 10 टाइम्स, 5 टाइम्स, 1000 टाइम्स, यही हो सकता है। जिस तरीके से यहां पर मैंने आपको समझाया कि स्मॉलेस्ट करेंसी क्या है इंडिया में, स्मॉलेस्ट करेंसी है 1 रुपी। तो इंडिया में किसी के पास कितने भी रुपए हो, 10 रुपए, 20 रुपए, 5 रुपए, 1000 रुपए, करोड़ों रुपए, वो हमेशा इसी का मल्टीपल होगा, 1 रुपए का ही मल्टीपल होगा। अगर किसी के पास 10 रुपीज है तो 10 टाइम्स, अगर किसी के पास 100 रुपीज है तो 1 रुपए का 100 टाइम्स, उसके पास 1 रुपए के 100 सिक्के हो सकते हैं। ठीक इसी तरीके से किसी भी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज है, चार्ज का कुछ भी अमाउंट हमें गिवन है, 2 कूलम, 5 कूलम, 10 कूलम, कुछ भी अमाउंट अगर गिवन है, तो उसे हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि वो जो चार्ज होगा वो हमेशा मल्टीपल होगा इस चार्ज के, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होगा। इसका 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 1000 टाइम्स, करोड़ों टाइम्स होगा।
बट होगा हर बार इसी का मल्टीपल, क्योंकि स्मॉलेस्ट तो यही चार्ज है, इससे छोटा चार्ज का तो मल्टीपल हो नहीं सकता। चलिए हम इसी चीज को स्टेटमेंट से भी समझने की कोशिश करते हैं। दिस प्रिंसिपल यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज स्टेट्स दैट चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज होगा, इट इज ऑलवेज, हमेशा, इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मतलब इंटीजर, इंटीग्रल का मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है, कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमेशा मल्टीपल में होता है, इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीजर्स आप समझते हो, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितना, ये रहा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी का मल्टीपल होगा, 2 टाइम्स, 10 टाइम्स, 1000 टाइम्स, जो भी होना है इसी का मल्टीपल होना है। बस यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर इसे हम मैथमेटिकली लिखें तो हम लिख सकते हैं कि Q का मतलब होता है चार्ज, Q इज इक्वल टू N टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। E का मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लगाया है, केवल हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। 1.6 10⁻⁻19 कूलम ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ठीक है। N का क्या मतलब है, N इज इंटीजर, इंटीजर तो आप सभी जानते हो, इंटीजर क्या होते हैं, सारे नेगेटिव वैल्यूज, कुछ भी इंटीजर, -2, -3, -1000 कुछ भी ले लो, ठीक, या सारे पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3 4, कुछ भी, पॉजिटिव में कितना बड़ा, नेगेटिव में भी कितना बड़ा, इंक्लूडिंग जीरो। इंटीजर तो हम इसे कहते हैं सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर एंड जीरो। अगर आप जीरो रख दोगे फिर तो चार्ज ही नहीं है बॉडी पर, ठीक है। तो जीरो को अगर हम छोड़ दें तो सारे इंटीजर्स, अगर हमें चार्ज रिप्रेजेंट करना हो तो सारे इंटीजर्स पॉसिबल हैं। अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव चार्ज दिखाएगा, अगर n की वैल्यू आप नेगेटिव ले लोगे तो बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, n की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सिंपल सी बात। लेकिन वो चार्ज हर बार इसी चार्ज का मल्टीपल होगा। यहां पर E की वैल्यू आप रखोगे विच इज दिस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और n की कुछ भी आप वैल्यू रखो, n की वैल्यू अगर आप 5 रखो तो 5 टाइम्स ऑफ दिस चार्ज, n की वैल्यू अगर आपने 10 रखा तो 10 टाइम्स ऑफ दिस चार्ज, अगर आपने n की वैल्यू -10 रख दिया तो माइनस में चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज है बॉडी के ऊपर। इससे फर्क तो पड़ा नहीं, नेगेटिव और पॉजिटिव तो केवल 2 टाइप्स के चार्जेस है ना, अमाउंट ऑफ चार्ज तो चेंज नहीं हुआ, वो तो Q इज इक्वल टू N ही है, ठीक, N यानी कि इंटीजर और E यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो चलिए अब हम इस टॉपिक पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि क्वेश्चन में हमें चार्ज ऑलरेडी गिवन है, चार्ज इक्वल्स टू 1 कूलम, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, और हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि n की वैल्यू पूछी गई है। तो अभी जस्ट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर हम लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा था दैट Q इक्वल्स टू NE, यानी कि किसी भी बॉडी पर आने वाला चार्ज होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अगर हम लिख लें तो E की वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और फिर अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर हम Q की वैल्यू रख देंगे 1 कूलम, N हमें फाइंड करना है तो N को एज इट इज लिख देंगे, और E का वैल्यू पता चल गया 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब यहां से अगर हम n को फाइंड करें तो n इक्वल्स टू ये पूरा वैल्यू आ जाएगा 1 के अपॉन में 1.6 10⁻⁻19, ठीक है, कुलम से कुलम कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो इससे अगर आप सिंपली सॉल्व करो तो इसका वैल्यू आ जाता है, क्योंकि मुझे वैल्यू याद है तो मैं डायरेक्टली यहां पर वैल्यू लिख देता हूं 6.25 इंटू 10⁻18, यहां से n की वैल्यू ये आ जाती है। और ये वैल्यू मुझे याद क्यों है, ये वैल्यू आप लोगों को भी याद करना होगा। एक कूलम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक कूलम चार्ज बनाने के लिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जब एक साथ आएंगे तो वो चार्ज एक कूलम का चार्ज कहलाएगा, ठीक है। तो एक कूलम चार्ज काफी बड़ा है, अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में इसे देखें तो 1 कूलम ऑफ चार्ज बहुत ही बड़ा है, क्योंकि आप सोच कर देखो 6.25 और इसके बाद आपको 10 के आगे 18 जीरोस लगाने हैं, 18 जीरोस, काउंटिंग खत्म हो जाएगी लेकिन जीरोस नहीं खत्म होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे जीरोस आपको लगाने होंगे इसके आगे
तब जाकर वो कहलाएगा 1 कूलम का चार्ज। तो ये बहुत ही बड़ा चार्ज है, ठीक है। 1 कूलम ऑफ चार्ज के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज्यादा है। इस वैल्यू को आप डायरेक्टली याद कर लो। ये मल्टीपल टाइम्स आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इसे आप एक पीवाईक्यू की तरह भी ट्रीट करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, और इस वैल्यू को आप याद कर जाओ। सेकंड क्वेश्चन को अगर हम रीड करें तो यहां हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल, एंड एक्सप्लेनेशन भी पूछा गया है। तो यहां पर हमें कुछ चार्जेस गिवन है, अलग अलग ऑप्शंस में अलग अलग चार्जेस गिवन है, और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। तो दोबारा से अगर हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल पर जाएं तो कोई भी चार्ज बॉडी पर तभी पॉसिबल होता है जब वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होता है। यानी कि n एक इंटीजर वैल्यू अगर है, n क्या वैल्यू जो है अगर वो इंटीजर है तभी वो चार्ज बॉडी पर पॉसिबल है, वरना वो चार्ज बॉडी पर पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि इन सभी ऑप्शंस में सिंपली हम ये देख लेंगे कि n की वैल्यू कहां पर इंटीजर नहीं है, तो हमें यहां पर आंसर मिल जाएगा। ओके, तो पहले वाले क्वेश्चन के लिए यानी कि इन सभी क्वेश्चंस में आपको सारे ही ऑप्शंस में आपको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना है, जो कि होता है 1.6 10⁻⁻19। इससे अगर आप इसमें डिवाइड करोगे तो पावर कैंसिल, 10⁻⁻19 कैंसिल, 1.6 और को अगर आपने डिवाइड किया 9.6 को 1.6 से, तो यहां पर n की वैल्यू निकल कर आ गई 6, 16 6 96। ओके, तो यहां पर n जो है वो एक इंटीजर आया। n अगर इंटीजर आया तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को ओबे कर रहा है, यानी कि ये चार्ज बॉडी पर पॉसिबल है। हमें तो ऐसा ढूंढना है जो कि ना पॉसिबल हो। हम नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। यहां पर दोबारा हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करेंगे, 1.6 10⁻⁻19, पावर तो कैंसिल हो गया, 1.6 डिवाइड बाई 8। तो अगर आप डिवाइड करोगे तो यहां से डेसिमल हटेगा, ये बन जाएगा 80, एंड 16 5 80, यानी कि n की वैल्यू यहां पर आ गई 5। तो यहां पर भी n एक इंटीजर है, यानी कि ये भी चार्ज बॉडी पर पॉसिबल है। ये हमारा आंसर फिलहाल नहीं होगा। दोबारा से यहां हम डिवाइड करेंगे चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन से, तो पावर तो कैंसिल, ठीक है। यहां है 14.4 डिवाइडेड बाई 1.6, डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। 16 को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 9 टाइम्स में, n की वैल्यू यहां पर आ गई 9, जो कि अगेन एक इंटीजर है। यानी कि ये तीनों चार्जेस तो किसी भी बॉडी पर पॉसिबल हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी कि सिंपली हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बट हम चेक कर लेते हैं, 1.6 से अगर डिवाइड करें 1.6 10⁻⁻19, तो पावर तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। 1.6 से अगर 2.5 में डिवाइड करें तो इसे आप देख सकते हो 2.5 डिवाइडेड बाई 1.6, डेसिमल कैंसिल, सेम प्लेस पर होने के कारण, और ये एक इंटीजर वैल्यू यहां पर नहीं आया। n की वैल्यू यहां पर 25/16 आया, इसे हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, ये एक इंटीजर नहीं है, नॉट एन इंटीजर। और अगर ये इंटीजर नहीं है यानी कि ये चार्ज बॉडी पर पॉसिबल नहीं है। इस केस में हमारा यही आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा गया था नॉट पॉसिबल। एक्सप्लेनेशन इसका यही हो जाएगा, सिंपली बिकॉज द वैल्यू ऑफ n इज नॉट एन इंटीजर, सो इट डज नॉट ओबे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। ऐसा चार्ज किसी भी बॉडी पर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल को ओबे नहीं कर रहा है सिंपली। तो इस टॉपिक में फिलहाल इतना ही। अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को। महादेव।